गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, सिमिलरली एट कोएक्सियल पोजीशन। उसके बाद हम लोगों ने इसी में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 चार्जेस हैं, सिमिलरली एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 चार्जेस हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। आखिर ये कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हमें ये डिस्कस करना है। चलिए देखो, समझो इसको ज़रा। हम लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था V = 1/4πε0 Q/R। ये हमारा फॉर्मूला आया था V = 1/4πε0 Q/R, वेयर Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड स्मॉल r इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब यहीं पर समझो, सपोज कोई कंडक्टर है, अगर मैं उस कंडक्टर से जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट की डिस्टेंस को फिक्स कर दूं, तो ज़रा ध्यान से देखो 1/4πε0 ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ सिमिलरली हमने यहाँ पर स्मॉल r को भी क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। इसका मीनिंग यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर पर प्रेजेंट पोटेंशियल का अमाउंट उस कंडक्टर पर प्रेजेंट चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मैं रिवर्स भी बोल सकता हूँ कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ से नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सपोज कर लो, सपोज ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और मैंने इस कंडक्टर पर एक अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर दिया Q। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि V प्रोपोर्शनल टू Q या फिर Q प्रोपोर्शनल टू V। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड टू द कंडक्टर। क्या बोला गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर द पोटेंशियल across a conductor is directly proportional to the amount of charge provide to the conductor। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Q is directly proportional to the V। Q क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। अगर किसी भी कंडक्टर पर चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसके सराउंडिंग में या उस पर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। सिमिलरली अगर चार्ज का अमाउंट लेस है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज का अमाउंट भी क्या होगा, लेस होगा। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, Q प्रोपोर्शनल टू V। और हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके इक्वल टू का साइन यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमेशा एक कांस्टेंट आता है। हम ये बोल सकते हैं Q = CV। C यहाँ पर C = आ जाएगा Q/V। तो यहाँ पर समझो C क्या है, C को ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। C एक यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी C को ही बोला जाता है कैपेसिटेंस और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है फैराड। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कराते हैं। फैराड के अलावा इसकी एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, फॉर्मूले से देखो, C = क्या है, Q/V। Q की यूनिट ऑफ मेजरमेंट कूलाम एंड V की यूनिट ऑफ मेजरमेंट वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं इसकी सेकेंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, वो क्या है, कूलाम पर वोल्ट। और फैराड और कूलाम पर वोल्ट में रिलेशन होता है 1 फैराड = 1 कूलाम पर 1 वोल्ट। अब जरा ध्यान दो, अगर मुझे इस कैपेसिटेंस की एक स्पेसिफिक थ्योरेटिकल डेफिनेशन फाइंड करनी हो तो इसकी स्पेसिफिक थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या आएगी, उसको देखो आप। हमने अभी रिलेशन निकाला है कैपेसिटेंस के लिए C = Q/V। यह हमारा रिलेशन आया। अच्छा, मैं यहाँ पर पुट करा दूँ V = 1 वोल्ट।
वैल्यू के क्या पुट कर रहा हूँ, V इक्वल्स टू 1 वोल्ट, तो यहाँ से C इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी Q। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या आएगी, डेफिनेशन अब यहाँ पर Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, और V क्या है यहाँ पर, इस अमाउंट ऑफ चार्ज को देने के बाद उस कंडक्टर के पोटेंशियल में जितना इंक्रीमेंट हुआ है वही क्या है यहाँ पर पोटेंशियल। तो हमारी डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन क्या होगी कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, या फिर द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड टू द कंडक्टर टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। फिर से समझो, ये कैपेसिटेंस क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड टू द कंडक्टर to increase the potential by 1 volt is known as capacitance of conductor। ये आ गई इसकी theoretical definition। तो अगर मुझे कहने का मीनिंग कि किसी भी कंडक्टर को प्रोवाइड किया गया वह चार्ज जिस चार्ज को गेन करने के बाद उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, क्या बोला गया है कि किसी भी कंडक्टर को प्रोवाइड किया गया वह चार्ज जिस चार्ज को गेन करने के बाद उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, टू इंक्रीज द अमाउंट of charge given to the conductor to increase the potential of conductor by 1 volt is called capacitance of conductor। यहाँ से हमारी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या आई, द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कहने का मीनिंग, किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज कराने के लिए उसको जितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, वही अमाउंट ऑफ चार्ज कहलाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इतना समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ से एक बात ध्यान रखना, इस टॉपिक के आगे से हम जितने भी डेरिवेशन करेंगे उन सारे के सारे डेरिवेशंस को करने का एक कॉमन तरीका होता है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशन फाइंड किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल सरफेस। उन सब में हमारा क्या था, उन सबको भी करने के कॉमन प्रोसीजर था। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो इसके आगे से हमारे जितने भी डेरिवेशन आएंगे उन सारे के सारे डेरिवेशनों को करने का एक कॉमन तरीका है। वो तरीका क्या है, इसको ध्यान से समझो। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई भी सरफेस गिवन हो या फिर किसी भी टाइप का कैपेसिटेंस हमें गिवन हो, किसी भी टाइप का, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस कैपेसिटेंस का हम फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल। जब हमें उस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल फाइंड हो जाए तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू को पुट करा देंगे इन द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू C इक्वल्स टू Q अपॉन V। इस फॉर्मूले में हम पोटेंशियल की वैल्यू को पुट करा देंगे। चलिए, तो इसी बेसिस पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर।
कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमें फाइंड करना है कि उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक, हमने सपोज कर लिया कि सपोज दिस इज अ स्फेरिकल कंडक्टर, द चार्ज ऑन स्फेरिकल कंडक्टर इज Q एंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज R। देन अगर मैं यहाँ पर इस स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल फाइंड करूँ इसके सरफेस पर, तो पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन, चलो रेडियस कैपिटल R सपोज कर लो, Q अपॉन कैपिटल R। यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि डेरिवेशन को करने का प्रोसीजर क्या है, कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे किसको, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। जब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड हो जाए तो उसके बाद हम उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कहाँ पुट करा देंगे, C इक्वल्स टू Q अपॉन V फॉर्मूले में। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन C इक्वल्स टू Q अपॉन V। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कराओ, देन C इक्वल्स टू Q अपॉन 1/4πε0 Q अपॉन R। वैल्यू पुट करा दी, Q से Q कैंसिल हो गया, देन C इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 इंटू R। ठीक, यह अपॉन के अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा 4πε0 इंटू R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। हमें कोई स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R। अब जरा ध्यान से देखो, हमने अभी फॉर्मूला निकाला है C इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R। जरा ध्यान से देखो इस 4πε0 की वैल्यू को, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। इसको रिवर्स करा दो तो 4πε0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9 इंटू 10⁹। समझ में आ गया। तो C इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू R। ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये मैं ये बोल सकता हूँ कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस को इंक्रीज करा दिया जाए तो इसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस को डिक्रीज करा दिया जाए तो इसका कैपेसिटेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, स्टेटमेंट आ जाएगा हमारा यहाँ से कि द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर is directly proportional to the radius of conductor। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हेंस C प्रोपोर्शनल टू R। अगर इसकी रेडियस को इंक्रीज करा दिया जाए तो इसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर इसकी रेडियस को डिक्रीज करा दिया जाए तो इसका कैपेसिटेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। उसके पहले समझो कैपेसिटर क्या होता है। ठीक, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन होती है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस in which electric charge is stored in the form of electric field। क्या बोला गया है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है, किसके फॉर्म में, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है।
आप सब लोगों ने कैपेसिटर देखा है, आप सबके घरों में फ़ैन लगे होंगे। फैंस में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, एक वाइट कलर का एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है, ठीक, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हो कंडेंसर। एक्चुअली वो कंडेंसर ही क्या होता है, वो कंडेंसर ही होता है यहाँ पर कैपेसिटेंस। अब वहाँ पर वो कंडेंसर करता क्या है कि एक्चुअली जो एसी है वो एसी हमारी फ्लैक्चुएट चलती है, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से इस फैन की जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो कैपेसिटर क्या करता है, जब करंट नेगेटिव रीजन में जाती है तो नेगेटिव रीजन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और पॉजिटिव रीजन में कैपेसिटर चार्ज होता है। तो जब करंट निगेटिव रीजन में जाती है तो उस कंडीशन में कैपेसिटर अपने से चार्ज को कहाँ पर सेंड करता है, उस फैन के पास सेंड करता है, जिस वजह से फैन की एवरेज स्पीड डिक्रीज नहीं हो पाती है। ठीक, तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर की यहाँ डेफिनेशन क्या आ जाएगी, कैपेसिटर की डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पर कि इट इज अगर बात करूं किसकी, कैपेसिटर, डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज is stored in the form of electric field। क्या बोला गया है कि यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा किसके फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। और ध्यान रखना, कैपेसिटर में हमेशा 2 प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक प्लेट निगेटिवली चार्ज होगी। ध्यान रखना क्या बोला गया है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक प्लेट यहाँ पर निगेटिवली चार्ज होगी। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या बोला गया है कि सपोज हमें एक स्फेरिकल कैपेसिटर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जो सरफेस होंगी वो कैसे होंगी, स्फेरिकल होगी। अब कैपेसिटर है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 सरफेसेस होंगी, एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर 2 सरफेस नहीं है तो फिर वहाँ पर कैपेसिटर फॉर्म नहीं होगा। कैपेसिटर अगर हमें फॉर्म कराना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, 2 सरफेसेस होनी चाहिए, एक पर पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए और एक पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, समझो मैंने मान लिया कि ये एक स्फीयर है, इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, इसकी रेडियस को मैंने सपोज कर लिया स्मॉल a, इस पर जो चार्ज है वो माइनस का q है। फिर सेकंड सरफेस है, इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पर 2 सरफेसेस हैं, एक सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है और एक सरफेस कैसे है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। मैंने इस आउटर सरफेस की रेडियस को सपोज कर लिया स्मॉल b। ठीक, अच्छा हमें कैपेसिटेंस कहाँ पर निकालना है, इन दोनों के गैप में। तो जाहिर सी बात है हमें इन दोनों के गैप में पोटेंशियल का अमाउंट पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के गैप में पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल ऑफ -q चार्ज प्लस पोटेंशियल ऑफ +q चार्ज। क्या आएगा, पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज प्लस पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज। तो हम पहले दोनों का पोटेंशियल फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल V1 सपोज कर लिया ड्यू टू +q चार्ज। तो आ जाएगा V1 = 1/4πε0 q/b। क्यों, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q/r, ये हमारा होता है फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ पर रेडियस क्या है, स्मॉल b है, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सरफेस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सरफेस, उसकी वैल्यू आ जाएगी V1 = 1/4πε0 q/b। सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इनर सरफेस। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू इनर सरफेस आ जाएगा 1/4πε0
माइनस का Q अपॉन ए। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इवन पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हमें चार्ज का अमाउंट पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमें फॉर्मूले में पॉजिटिव लेना है, और अगर इनकेस चार्ज का अमाउंट हमें नेगेटिव में दिया है तो हमें उसको नेगेटिव में लेना है। समझ गए? अब हम यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है नेट पोटेंशियल इन द गैप। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल आ जाएगा हमारा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, दोनों की वैल्यू की यहाँ पुट कराओ तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। क्या गया हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। दोनों में कॉमन क्या रहा है? दोनों में कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा 1/B माइनस 1/A। इतना आया रिलेशन। अब इसके बाद आ जाओ, दोनों में एलसीएम ले लो, ठीक। तो V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B अपॉन AB। हमने V की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैंने आपको क्या बोला था? जब हम V की वैल्यू को फाइंड कर लें उसके बाद हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करा देंगे कहाँ पर? इन द इक्वेशन या इन द फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ V इन C इक्वल्स टू Q अपॉन V। देन C इक्वल्स टू वैल्यू पुट कराएंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B अपॉन AB। Q से Q कैंसिल, ये अपॉन के अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा C इक्वल्स टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन A माइनस B। अब यहाँ पर ये आ गया हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। जब आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको यही फॉर्मूला मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ध्यान रखना, बुक में आपको ये फॉर्मूला किस फॉर्म में मिलेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। वो इसलिए मिला है क्योंकि बुक में जो आउटर सरफेस है इसकी रेडियस को उसने सपोज किया है क्या? स्मॉल a। जो इनर सरफेस है उसको सपोज किया है स्मॉल b। समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड किया? हमें निकालना था स्पेरिकल कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देन सबसे पहले हमने यहाँ पर पहली सरफेस का पोटेंशियल फाइंड किया, क्या है? V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B। सिमिलरली हम लोगों ने इनर सरफेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड किया, क्या आ गया? V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन A। उसके बाद नेट पोटेंशियल आ जाएगा हमारा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कराई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ से V इक्वल्स टू वैल्यू आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/B माइनस 1/A। अब इसके बाद दोनों में एलसीएम ले लिया तो V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B अपॉन AB। फिर हमने V की वैल्यू को पुट करा दिया है इन इक्वेशन C इक्वल्स टू Q अपॉन V में, तो Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से हमारा रिलेशन निकल के आ जाएगा या फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन A माइनस B। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। ध्यान रखना क्या होती है? एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज। तो काम वही करता है कि उसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होगा, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो हमें पढ़ना क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर, हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड करना है कि उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। मैंने मान लिया कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, मैंने इसके पास में एक न्यूट्रल प्लेट रखी तो यहाँ पर माइनस का चार्ज इंड्यूस होगा, इस पर चार्ज है प्लस का Q और इस पर चार्ज है माइनस का Q। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों के बीच का जो गैप है उस गैप को हमने सपोज कर लिया स्मॉल d। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इन सारे डेरिवेशनों को करने का तरीका कॉमन है। हमें सबसे पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड कर लें उसके बाद हमें उस पोटेंशियल की वैल्यू को पुट करा देना है इन द फॉर्मूला C = Q/V। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, हम सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं सपोज कर लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +Q प्लेट E1, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। हम पहले पढ़ चुके हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। सिमिलरली अगर मैं सपोज कर लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2, तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? टुवर्ड्स द चार्ज। हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? E देखो जरा दोनों की डायरेक्शन सेम है, 2 वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। तो E आ जाएगा E1 + E2। देन ये प्लेट है, ये भी एक प्लेट है और हम लोगों फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन प्लेट सीट। किसी भी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था E σ/2ε0। क्या आया था हमारा डेरिवेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन सीट σ/2ε0। तो यहाँ से E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों पर चार्ज सेम है, दोनों सेम मेटल से बनी हुई हैं, तो E आ जाएगा यहाँ पर σ/2ε0। सिमिलरली E2 आ जाएगा σ/2ε0। सिग्मा यहाँ पर क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों को ऐड करा दो तो E आ जाएगा 2 σ/2ε0। 2 से 2 कैंसिल, हेंस E आ गया σ/ε0। E की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हम लोगों ने इसी चैप्टर में एक डेरिवेशन किया था। डेरिवेशन था हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? हमने डेरिवेशन करके रिलेशन निकाला था E = dV/dr। यह हमारा रिलेशन था, लेकिन मैंने आपको वहीं पर बताया था कि अगर इनकेस हमें टोटल पोटेंशियल और टोटल डिस्टेंस पता है तब हमारा यही रिलेशन क्या आएगा? E = V/r। ये रिलेशन था क्या? E = V/r। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, E ये रही हमारी, हम सपोज कर लें पोटेंशियल V है V, लेकिन यहाँ पर जो R है उसकी वैल्यू स्मॉल d के इक्वल है, तो हमारा रिलेशन इस केस में क्या आ जाएगा? E = V/d। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम E = V/d। अब यहाँ से V = वैल्यू क्या आ जाएगी? E × d। हम क्या कराएंगे? E की वैल्यू को पुट करा देंगे, क्या आई थी? σ/ε0। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ E, देन V = σ/ε0 × d। ये आ गया। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा की वैल्यू होती है Q/S या Q/A। यही वैल्यू होती है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या आ जाता था? सरफेस चार्ज डेंसिटी = चार्ज अपॉन सरफेस एरिया।
तो अब हम यहाँ पर क्या कराएंगे, पुट करा देंगे सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, पुट करा दो, देन v इक्वल्स टू आ जाएगा q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमारी v की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को कहाँ पुट करा देंगे, इन इक्वेशन c इक्वल्स टू क्यू अपॉन v। हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ v इन c इक्वल्स टू क्यू अपॉन v। वैल्यू पुट कराओ। जब हम वैल्यू पुट कराएंगे तो c इक्वल्स टू क्यू अपॉन v की वैल्यू कितनी है, q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। q से q कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो मीडियम है इस गैप में, उसको हम लोगों ने एयर लिया था। अगर यहीं पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, अगर क्या हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो, तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो उसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहीं पर हमारा यही रिलेशन आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या आ जाएगा रिलेशन, C इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इस डेरिवेशन को फिर से समझ लो। हमें क्या करना था, फाइंड करना था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वर्क क्या है, वर्क सारे कैपेसिटर्स हो, चाहे जो कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, या फिर चाहे कोई और कैपेसिटर हो, सारे कैपेसिटर्स का जो वर्क करने का कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है। क्या होता है कि इट इज स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो हमने फॉर्म कैसे होता है कि हम यहाँ पर 2 प्लेट्स लेते हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट निगेटिवली चार्ज होती है। ठीक, हमने सपोज ले लिया कि एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक निगेटिव प्लेट है, दोनों के बीच का गैप है स्मॉल डी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। मैंने सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इज E1, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। सिमिलरली सपोज कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू प्लेट, तो इसकी आ जाएगी डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेट E2। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। देन E1 की वैल्यू पुट कराई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, E2 की वैल्यू भी पुट कराई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे तो E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, देन E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन आया था E इक्वल्स टू डी अपॉन डी आर। लेकिन मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अगर हमें टोटल पोटेंशियल और टोटल डिस्टेंस गिवन है तो वहीं पर हमारा वही रिलेशन आएगा E इक्वल्स टू वी अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर R की वैल्यू स्मॉल d के इक्वल है, तो हमारा रिलेशन क्या आएगा, E इक्वल्स टू वी अपॉन डी। हम यहाँ पर क्या करा देंगे, वैल्यू पुट करा देंगे V इक्वल्स टू E अपॉन डी, तो यहाँ से V इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू डी। देन E की वैल्यू को पुट करा देंगे तो हमारा V इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसकी वैल्यू को हमने पुट करा दिया सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। देन V इक्वल्स टू आ जाएगा Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। हम क्या कराएंगे, इस V की वैल्यू को पुट करा देंगे इन द इक्वेशन C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन के अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इतना समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम लिया था वो मीडियम एयर था। अगर यहीं पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो, कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो सकता है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो।
इस फॉर्मूले में आया है C इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला क्या है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जरा ध्यान से देखो। C किसके प्रोपोर्शनल है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रोपोर्शनल, C प्लेट्स के एरिया के प्रोपोर्शनल, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, इसकी वैल्यू तो फिक्स है। और C क्या है यहाँ पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ध्यान से देखो C क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के गैप में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। क्या बोला गया है कि अगर इन केस किसी भी कैपेसिटर के गैप में हम लोग क्या फिल कर दें, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दें तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, सेकंड है हमारा C प्रोपोर्शनल टू A, एरिया सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। तो हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स इज इंक्रीज्ड देन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल ऑल्सो बी इंक्रीज। कहने का मीनिंग कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करा दें तो उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड आता है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन द प्लेट्स। C क्या होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप होता है उसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ़ द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल डिक्रीज। क्या बोला गया है कि अगर इन केस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो गैप है उस गैप को इंक्रीज करा दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमसे बोला जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर हो गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर, दूसरा फैक्टर हो गया सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, और थर्ड फैक्टर हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज करो कि कोई सर्किट है और उस सर्किट में 2 और मोर देन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो उनको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको ही अरेंजमेंट को हमने यहाँ पर बोला है कॉम्बिनेशन। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, सिमिलरली हम यहाँ पर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लेकिन उसके पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। ठीक, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपने एक नोट पढ़ा होगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द इक्विपमेंट्स या फिर अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। कहने का मीनिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। तो सेम रूल यहाँ पर कैपेसिटेंस के लिए भी अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज इज सेम across all the capacitor and the potential is same across all the capacitor। क्या बोला गया है
कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का अमाउंट सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा। अब समझो इसको हमें कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बेसिकली हम टू टाइप के पढ़ेंगे, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो समझे यहाँ पर सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है हमारा कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। समझो अब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन को। देखो कैपेसिटर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो टू पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर टू पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब वो क्या है, वो यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, हमारा कैपेसिटर, ठीक। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने मान लिया कि 3 कैपेसिटर हैं, तीनों यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और इस सर्किट में एक बैटरी कनेक्टेड है सप्लाई के लिए चार्ज की। उस बैटरी का पोटेंशियल है कैपिटल V, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ठीक। यहाँ पर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैंने सपोज कर लिया C1 है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C3 है। देन अब मैंने अभी आपको नोट क्या पढ़ाया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर। कहने का मीनिंग क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे चार्जेस, सारे के सारे कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा। कहने का मीनिंग मैं अगर यहाँ पर सपोज कर लूँ कि द चार्ज प्रोवाइड बाय द बैटरी इज स्मॉल q, तो इसका मीनिंग इस C1 के अक्रॉस भी चार्ज स्मॉल q होगा, C2 के अक्रॉस भी चार्ज स्मॉल q होगा, सिमिलरली चार्ज अक्रॉस द C विल ऑल्सो बी q। इतना समझ में आ गया। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो मैंने सपोज कर लिया द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 इज V1, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 इज V2 एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C3 इज V3। C1 के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप V1 हुआ, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप V2 हुआ एंड C3 के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप क्या हुआ, V3 हुआ। चार्ज सबके लिए सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज सबके लिए क्या होगा, सेम रहेगा। अब इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने डेरिवेशन में। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला कैपेसिटेंस का C इक्वल्स टू Q/V। तो यहाँ से V इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी, V इक्वल्स टू आ जाएगी Q/C। यही फॉर्मूला आएगा V इक्वल्स टू Q/C। हम क्या करा देंगे, इस फॉर्मूले को तीनों कैपेसिटर के लिए अप्लाई करा देंगे। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कराएंगे फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर के लिए, सिमिलरली थर्ड कैपेसिटर के लिए। देन अगर मैं यहाँ पर V1 की वैल्यू निकालूं तो V1 इक्वल्स टू आ जाएगा Q/C1, क्योंकि चार्ज का अमाउंट तो क्या रहेगा, सेम। जितना चार्ज बैटरी से चल रहा है उतना चार्ज सारे कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो V2 इक्वल्स टू आ जाएगा Q/C2। इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली V3 इक्वल्स टू Q/C3। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं ये सपोज कर लूँ, सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द 3 कैपेसिटर इज कैपिटल C। मैं अगर क्या सपोज कर लूँ कि इन तीनों के तीनों कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस कैपिटल C है, तो उस कंडीशन में मैं इन तीनों कैपेसिटर को हटा के कैपिटल C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में हमारा V इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी Q/C। इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर आ जाओ, बैटरी से पोटेंशियल कितना ट्रेवल किया, V। यहाँ पर V1 का ड्रॉप हुआ, यहाँ पर V2 का ड्रॉप हुआ और यहाँ पर V3 का ड्रॉप हुआ। इसका मतलब नेट पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सबकी वैल्यू यहाँ पुट कराओ तो V इक्वल्स टू Q/C, V1 इक्वल्स टू Q/C1 प्लस V2 इक्वल्स टू Q/C2
एंड प्लस V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3। सब में कॉमन Q आ रहा है, Q कॉमन ले लो, तो Q अपॉन C इक्वल्स टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो गया, देन यहाँ से हमारे नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सर्किट या फिर ऑफ अ नेटवर्क व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया कब, जब सर्किट में सारे के सारे कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हों। ठीक, फॉर्मूला क्या आया, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसके बाद अच्छा आगे यहीं पर अगर हमें 4 कैपेसिटर गिवन होते तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C4। अब इसके बाद सेकेंड कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने मान लिया कि सपोज ये एक सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में 3 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 सपोज कर लिया, एंड द कैपेसिटर ऑफ दिस कैपेसिटर इज C3। यहाँ पर सपोज कर लिया कि इस सर्किट में एक बैटरी कनेक्टेड है, इस बैटरी का पोटेंशियल कैपिटल V है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ समझो, अगर मैं यहाँ से सपोज कर लूँ कि बैटरी पर जो चार्ज ट्रेवल किया है वो है स्मॉल q, लेकिन जब ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो इसको यहाँ पर जंक्शन मिल रहा है, तो ये चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये चार्ज इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा कि अनइक्वल, तो हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि ये Q चार्ज अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। C1 में चार्ज Q1 गया, C2 में चार्ज Q2 गया, एंड सपोज कर लिया C3 में चार्ज कितना गया, Q3। अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अब देखो बैटरी भी इन तीनों के पैरेलल है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस V या पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी इज इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस C1, C2 एंड C3। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल V है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा। ठीक, अब हमारा Q का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू C इंटू V। ये फॉर्मूला इन तीनों के लिए अप्लाई कराओ, यहाँ से Q1 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी C1 इंटू V। सिमिलरली Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V। सिमिलरली Q3 इक्वल्स टू C3 इंटू V, इक्वेशन नंबर 3। फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर मैं सपोज कर लूँ कि इन तीनों कैपेसिटर्स का नेट कैपेसिटेंस कैपिटल C है, तो मैं इन तीनों को रिमूव करके कैपिटल C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर यूज़ कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी C इंटू V, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर देखो Q चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से हम वैल्यू पुट करा देंगे। तो Q की वैल्यू CV, Q1 की वैल्यू C1 इंटू V, Q2 की वैल्यू C2 इंटू V एंड Q3 की वैल्यू C3 इंटू V। सब में V कॉमन आ रहा है, देन C इंटू V इक्वल टू V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल आउट हो गया, देन C इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इफ़ capacitors are connected in parallel combination in a network, then the total capacitance of the network will be equal to the C equal to C1 plus C2 plus C3।
इसके बाद हम कल पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। थैंक यू।